नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रख्यात कथाकार चित्रा मुद्गल जी की लिखी हुई कहानी बेईमान। तो शुरू करें कहानी। दोनों बाहों में पत्रिकाओं का ढेर कोरियाए हुए उसने दाहिने कंधे के दबाव से ठंडी गाड़ी के डिब्बे का दरवाजा आहिस्ता से ठेला और सावधानी पूर्वक तिरछे होकर डिब्बे के भीतर दाखिल हो गया। बैसाख की उमस से पसीजी हुई देह को अचानक महकती शीतलता का झोंका सावनी फुहार सा आह्लादित कर गया। दरवाजे से हटकर उसने एक सीट से पीठ टिकाकर देह ढीली छोड़ दी। डिब्बे में गूंजती सितार की मंद ध्वनि उसके रोम रोम में थिरकने लगी। एकाएक गांव के कनकटा काछी की बंसरी कानों में कूक उठी। दादा रे दादा, ये गाड़ी का डिब्बा है या सुरग लोग? अभी इक्का दुक्का सीटें ही भरी थीं। सवारियां आ रही थीं, बेआवाज चौकन्नी। झुक झुक कर आगे बढ़ती हुई उनकी निगाह सीटों की पीठ पर अपनी सीट का नंबर टटोलती और बैठने से पूर्व सीट के ऊपर तनिक उचक कर सामान सहेज बिना किसी की ओर देखे बोले अपने स्थान पर दुबक जाती। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा इस ठंडी गाड़ी के यात्री उससे किसी दूसरे लोग के ही मनुष्य प्रतीत होते। शांत, सौम्य, साफ सुथरे। बोलते हैं तो सिर्फ होंठ हिलते हैं, आवाज़ नहीं निकलती। उसे सबसे अधिक अच्छा लगता है ठंडी गाड़ी में पत्रिकाएं बेचना। सुबह से ही उसे ठंडी गाड़ी की प्रतीक्षा होती है। उष्टे चित्त से वो दूसरी गाड़ियों में डिब्बे दर डिब्बे डोलता फिरता, नाक चढ़ाए मन ही मन घिनाता कुढ़ता रहता है कि सरकार सारी ही गाड़ियों को ठंडी गाड़ी में क्यों नहीं तब्दील कर देती। गाड़ियों के बदलते ही शर्तिया सवारियों के चेहरे बदल जाएंगे। फिर उसे सूखे बुथाए चेहरों के बीच डोल डोल कर पत्रिकाएं बेचने की विवशता से मुक्ति मिल जाएगी। सूखे चेहरे पत्रिकाएं देखते अधिक हैं, खरीदते कम। उन्हें उसकी परेशानी से क्या लेना देना कि उनकी पसंद की पत्रिकाओं में से खींचते सरियाते उसके जोड़ जोड़ अलग होने को हो आते हैं। चिरकुट गाड़ी, चिरकुट सवारी। लोग तेजी से आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी डिब्बे में फेरी डालना उसे मुनासिब नहीं लग रहा। अपनी सीट पर इत्मीनान से बैठ जाने के बाद ही लोगों को लंबी यात्रा की ऊबन का आभास होता है। तभी वे समय काटने के लिए उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अभी डोलेगा तो एक आध से कंधा कोहनी टकराएगी और उनकी अंगार हुई भ्रकटियों की झिड़की झेलनी होगी। हाथ अभी से चूर हो रहे हैं। पीठ पीछे वाली दोनों सीटें अभी तक खाली हैं। कुछ देर के लिए सही वो पत्रिकाओं के ढेर उन पर टिका सकता है। उसने मुड़कर धीरे से पत्रिकाओं का ढेर अगली सीट पर सरका दिया और अपनी झुंझुना रही कोहनी को हल्के झटके देकर झुंझुनी उतारने लगा। बस 2-4 मिनट में ही उसे फेरी लगानी होगी। उसकी बाज सी नजरें आने वाली सवारियों के सामान को टोह रही हैं। इक्का दुक्का के पास ही अखबार हैं। एक आध सीटों के पीछे भी रखे हुए दिख रहे हैं, मगर बासी अखबार लंबी यात्रा की उबन नहीं ढो पाते। घंटे खांड का रास्ता थोड़ी है, रुकती भी तो 6-7 घंटे भागने के बाद ही है। गांव में उसके मदरसे के साथी मनसुखवा ने एक चमत्कारी किस्सा सुनाया था उसे कि उसके बप्पा दिल्ली से आए हैं और खबर लाए हैं कि एक ऐसी अजूबा ठंडी गाड़ी चली है राजधानी। क्या नाम है उसका? प्लेटफॉर्म पे भैया जब वो धड़धड़ाती निकलती है, लोग बाग खंबा धरी लेते हैं। खंबा ना धर ले भैया तो तड़ से उड़ के पटरे पे जा गिरे। फेकाई लगी थी तब मनसुखवा की बात उसे। ये क्या स्टारडस्ट है नया अप्रैल का? सामने की सीट वाले यात्री ने जैसे उसे चुटकी भरी। स्टार? हाँ हाँ बाबूजी है। वो उमंग से भरा सीट पर रखी पत्रिकाओं के ढेर पर झुका ही था कि तभी पीठ पीछे एक मुलायम दृढ़ स्त्री स्वर ने यही है 71-72 कहकर उसे आगाह कर दिया कि उन सीटों की सवारियां आ चुकी हैं और उसे तत्काल पत्रिकाओं के ढेर को अपनी गोदी में उठा लेना है। उसने उन्हीं बाबूजी की कुर्सी के हत्थे से घुटना उचकाकर अड़ाया और कोहनी के बोझ को घुटने पर टिकाकर स्टारडस्ट की प्रति ढेरी में खोजने लगा। अभ्यस्त हाथों को प्रति खोजने में समय नहीं लगा। अंग्रेजी बट पुट से ज़्यादा उसे आती नहीं। पत्रिकाओं पर छपी तस्वीरें ही उसके लिए लिपि हैं। राजीव गांधी की तस्वीर वाली है नई इंडिया टुडे। किमी काटकर और शत्रुघ्न सिन्हा की गलबैयाँ डाले हैं फिल्मी कलियाँ। बिकनी पहने खड़ी हुई डिम्पल की तस्वीर वाली है स्टार डस्ट। मिल गई ससुरी, ये रही स्टार डस्ट। लीजिए बाबूजी। उसने किला फतेह वाली विजयी मुस्कान के साथ पत्रिका उनकी ओर बढ़ाई। घुटने से गट्ठर को वापस बाईं कोहनी में सरकाते हुए उसने तौलती दृष्टि से बाबूजी को देखा। उनकी आंखें मुख पृष्ठ पर तिरछी तनी खड़ी डिम्पल कापड़िया के गदराए हुए उरोजों पर अटक गई हैं।
बिकेगी, पक्की बिकेगी। बाबूजी को ही क्या, उसे भी अच्छे लग रहे हैं। अम्मा के दूध ऐसे भरे भरे क्यों नहीं थे। पार्टी बस्ता लेकर मदरसे में बैठने लायक हो गया था, तब तक उसकी दूध पीने की लत नहीं छूटी थी। भरी दोपहरी में खटोले पर पड़ी ऊँघ रही अम्मा के ऊंचे खिंचे पोलके में से दाएं बाएं लटकी पड़ी उनकी सूखी छातियों को चुकरने से बाज ना आता वो। कल्लाहट से सिसिया कर अम्मा बगल में धरा बेना उठाकर हुमक देती उसकी पीठ पर। नास कटौनू, खा डरियो का हमका, हटो। बाबू भाई से विनती करेगा कि एक स्टारडस्ट उसे भी चाहिए, एक प्रति बचा ले, चाहे तो दाम उसके हिसाब से काट लें। 50 का छुट्टा है? ना ना बाबूजी, उसका चेहरा दयनीय हो आया। ठीक है, कुछ और बेच बाच लो तो आकर पैसे ले जाओ मुझसे। ठीक है बाबूजी। गट्ठर उचकाए हुए वो पत्रिकाओं के नाम होठों को कनपट्टियों तक खींचते हुए रिरियाए से स्वर में उच्चारता सीट पकड़ने को आतुर यात्रियों के लिए आड़े तिरछे सिमट कर निकलने की जगह बनाता डिब्बे में तत्परता से फेरी लेने लगा। अगले डिब्बों में भी फेरी लेनी है उसे। 2 से अधिक डिब्बे एक साथ निपटाना उसके बूते का नहीं। एक तो उसकी 4 फुटी कृशकाया, ऊपर से 10 किलो की लगभग पत्रिकाओं का बोझ लादे उसके सुन्न पड़ते बाजू फेरी पूरी होते न होते कंधों से अलग होने लगते। सुतली से बंधी खाकी मैली नेकर 4 कदम चलते ही कमर पर टिकने से आंखें दिखाने लगती। कई दिनों से सोच रहा है और बचत की पूरी कोशिश कर रहा है कि बाबू भाई के पास कुछ रुपए जमा हो जाएं, तो सबसे पहले वो अपने लिए नई नेकर खरीदेगा, बक्कल वाली नेकर। फिर चाहे जितना भारी बोझा हो रंग बिरंगी पत्रिकाओं का, मजाल है कि नेकर कमर के नीचे खिसक ले। बोहनी अच्छी की डिम्पल कपाड़िया ने। मोटापा कैसे कम करें विषय पर केंद्रित गृह शोभा की 7-8 प्रतियां दनादन बिक गईं दोनों डिब्बों में। अगरबत्ती से सुगंधित मुटकियों ने संकोच छोड़कर खरीदा। पुरुष सवारियां अलबत्ता उसे अच्छी नहीं लगती। एक तो वे अंग्रेजी पत्रिकाएं ही मांगती हैं उससे, तिस पर समाचार पत्रिकाएं विशेष रूप से, अजीब अजीब से नाम लेकर। वे नाम अब तक उसे याद नहीं हो पाए हैं। मांग होने पर थोड़ी देर सोचना पड़ता है उसे। ये भी देना वो भी देना सुनते ढेर में से पत्रिकाएं रखते निकालते हाथों पर चींटियां रेंगने लगीं। ठंडी गाड़ी में होने के बावजूद देह पसीने से तर हो उठी। निक्कर का खीसा रेजगारी के वजन से पींगे ले रहा है। बाबू भाई खुश हो जाएंगे आज की बम्पर बिक्री से। टिकट बाबू को दरवाजा ठेल भीतर दाखिल होता देख मन अचानक धुकपुका उठा। अभी तो दूसरे डिब्बे में कई एक सवारियों से कीमत वसूलनी है उसे। टिकट बाबू के डिब्बे में दाखिल होने का अर्थ है कि गाड़ी छूटने में अब अधिक देर नहीं। ठंडी गाड़ी का विचित्र रिवाज है, गाड़ी छूटने के ठीक 5 मिनट पहले गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। बस इसी से भगदड़ मचती है। देरी से पहुंचने वाली सवारियों को भीतर दाखिल होने की उतावली हो रही होती है, विदा करने आए भीतर वालों को बाहर निकलने की। दूसरे डिब्बे में पांव देते ही समय की कमी से आशंकित मन से लोगों के चेहरे ही बिसर रहा है। वो एकदम भूल रहा है कि उसने किस किस को पत्रिकाएं बेची हैं और उनमें से कितनों से उसे पैसे लेने शेष हैं। याद आया, एक तो एकदम आखिरी वाली सीटों में से किसी ने उससे राजीव गांधी वाली पत्रिका ली थी, उन पर भी पैसे नहीं थे टूटे। वो तेजी से डिब्बे के उस ओर लपका। उन चश्मे वाले बाबूजी ने उसे देखते ही पहले वाला ही 20 का नोट निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने फटाफट नेकर की जेब से रुपए निकाल कर उन्हें लौटाए। किसी और पर भी पैसे बकाया हैं, याद नहीं आ रहा, दिमाग में हथौड़े से बज रहे हैं। उसने घबरा कर पैसे पैसे बाबूजी पैसे कहकर मगन सवारियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा। जिसे देने होंगे वो स्वयं ही उसकी आवाज़ सुनकर चेतेगा। वो चियाए बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा, कोई नहीं चेत रहा, जैसे किसी को उसे कुछ देना ही ना हो सकता है ना भी देना हो। उसे यूं ही लग रहा हो किसी सवारी पर पत्रिका की कीमत बकाया है। बाएं कंधे से दरवाज़ा ठेलकर बाहर निकलने के पूर्व अचानक दिमाग में बालों पर चश्मा चढ़ाए हुए एक बीबी जी का चेहरा कौंधा। उन मेम साहब ने 4-5 पत्रिकाएं इकट्ठी देखने के लिए ली थीं। उनमें से 2 या 3 उन्होंने रख ली थीं, शायद 2 गृह शोभा और मनोरमा। वो तेजी से सीटों की ओर बढ़ा। हाँ यही तो है, तब चश्मा चढ़ा रखा था बालों पर धूप का। डिब्बे में धूप थोड़ी ही है, सो उतार कर रख लिया होगा। गोद में कोई पत्रिका औंधी पड़ी है उनके, मनोरमा ही लगती है। मेम साहब पैसे। संकोच छोड़कर उसने सीधा उसे संबोधित किया। पैसे? कैसे पैसे? 2 ठो पत्रिका, दुल्हन वाली है मनोरमा, और उसने उनकी गोदी में औंधी पड़ी हुई पत्रिका की ओर दृष्टि उचकाई। मेम साहब की अंगारे हुई भ्रकुटियां ऐनक की जगह जा बैठी। यू शट अप, यह मेरी मनोरमा है, घर से लाई हूँ मैं रास्ते में पढ़ने के लिए। उसका चेहरा डांट खाकर पुंछी स्लेट हो आया।
साहस बटोर कर उसने दोबारा स्मरण कराने की कोशिश की। इकट्ठी नहीं ली आप 3-4 पत्रिकाएं? इस बात से उन्हें जरूर याद आ जाएगा, उसे यकीन था। किसी और को दी होंगी तूने, इडियट। ये राजधानी है कि छकड़ा? कैसे कैसे उचक्कों को घुसा कर बिठा लेते हैं गाड़ी में, जिन्हें सवारियों से बात तक करने की तमीज नहीं। मेम साहब ने अपने बगल में बैठे प्रौढ़ सज्जन की ओर समर्थन की आस में देखा। सज्जन निरपेक्ष मुद्रा धारण किए केवल उन्हें तक कर रह गए, जैसे कह रहे हों कि हम क्या बोलें, हम तो आए ही आपके बाद हैं। अचानक गाड़ी में हल्का सा कंपन हुआ। वो घबरा उठा। अब बहस से कोई लाभ नहीं, ठंडी गाड़ी है, छूटी तो तीर की भांति सीधे कोटा पहुंचकर ही दम लेगी। बाहर का दरवाजा खोलकर वो प्लेटफॉर्म पर पाँव देने को सतर्क हुआ ही था कि अचानक टिकट बाबू ने पत्रिकाओं के ढेर में से एक पत्रिका बड़ी कुशलता से उचक उसे चेतावनी पिलाई। बाप की गाड़ी है बे। प्लेटफॉर्म पर पाँव देते ही उसे अपनी देह पीछे को फिकती हुई महसूस हुई। बिना ग्राहक के बुक स्टॉल पर खड़े हुए बाबू भाई उसे लस्त पस्त देख तनिक चकित हुए। ठंडी गाड़ी में चढ़ते हुए भी छटंगी का चेहरा उत्फुल्ल रहता है, उतरते हुए भी ठीक न्योता खाकर तृप्त लौटे मानुस की भांति। उनकी आंखें भंटे हो आईं। छटंकिया, पलट क्यों आया तू बे? 3 नंबर पर बम्बई वाली डीलक्स लग रही है, भूल गया? उसने सुनी अनसुनी मुद्रा अपनाते हुए चैला हो रही कोहनियाँ यथाशक्ति उचकाकर पत्रिकाओं के गट्ठर को भीतर आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले दरवाजे से ऊपर को खुलते बंद होते पट्टे पर खिसका दिया और बाएं हाथ से दाहिनी बाँह तेजी से रगड़ने लगा। चैले में प्राण ही नहीं फूक रहे। कितनी बार विनती की है बाबू भाई से कि एक मुश्त पत्रिकाएं न लादा करें उस पर, लेकिन बाबू भाई चिकने घड़े से झिड़क देते हैं उसे। भरा पूरा माल न दिखे तो ग्राहक ललचेगा। अबे खाली कटोरा देखकर दानी के हाथ भी सुस्त पड़ जाते हैं। उसने कनखियों से देखा। विदा करने आई हुई भीड़ जेब कटी हताशा में डूबी मंथर गति से पलट रही है। एक चाय पी आऊं? उसका चेहरा खाली कटोरा हो आया। चौप, दिमाग खराब हुआ है तेरा? धंधे के टेम सनक रहा है। ला हिसाब दे, कितनी कॉपी ले गया था कुल? और पहुंच 3 नंबर पर। 60 और 2 62। 62 की 65? वो दुविधा में पड़ गया। बाँह रगड़नी उसने छोड़ दी। हाँ, 3 आप चलने के समय दिए थे, वो तोप के मुंह वाली ऑन लुकर। सटाक से लील जाता है। बोल कितनी गई, कौन कौन सी गई? फिर उतावले बाबू भाई मुड़कर स्वयं गट्ठर गिनने में जुट गए। आधे पर भी नहीं पहुंचे होंगे कि तभी फुर्ती से आई एक स्कूली छात्रा सी लगती किशोरी ने कुमार कश्यप के नए उपन्यास दुल्हन के सपने की मांग रख दी। बाबू भाई के माथे की सलवटें अंतर्ध्यान हो गईं। अभी लीजिए बेबी, धड़ाधड़ बिक रहा है दुल्हन के सपने। बस ये आखिरी कॉपी बची है आपके लिए। उन्होंने खीसे बगाड़ते हुए साफ झूठ बोला और दुल्हन के सपने नीचे रखे ढेर में से तत्परता से निकाल कर किशोरी की ओर बढ़ा दिया। किशोरी नियमित खरीदार लगी। मुट्ठी में दबाए 12 रुपये करीने से लगी पत्रिकाओं में से एक के मुख पृष्ठ पर छोड़ वो तेजी से उपन्यास लेकर मुड़ ली। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे किसी परिवार से आंख बचाकर आई हुई लगती है। बाबू भाई ने उसका इतिहास अनुमान लगाया। बुक स्टॉल पर सुबह 8 बजे से रात के 10-11 बजे तक खड़े खड़े बाबू भाई की गिद्ध दृष्टि यात्रियों की जेब से लेकर उनकी औकात तौल लेने में माहिर हो चुकी है। लड़की के जाते ही पत्रिकाओं के गट्ठर की ओर बाबू भाई मुड़े तो छटंकी को उन्होंने पत्रिकाएं गिनते हुए पाया। पंजों पर उचका हुआ वो पत्रिकाओं के शीर्ष पर पहुंचने की यथासंभव कोशिश कर रहा था, किंतु उस ऊंचाई तक उसे पहुंचाने में उसके पंजे असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। गिनती भी गड़बड़ा रही थी। बाबू भाई ने उसे परे झटका और उंगलियां थूक से गीली कर नोटों की गड्डी गिनने के तर्ज पर पत्रिकाएं सर्र सर्र गिनने लगे। गिनना खत्म होते ही हुंकारी सी भरी उन्होंने 48 हैं बची, मतलब कुल 17 बिकी। बस 17? तू तो बड़ा लपकड़ ठंडी गाड़ी में घुसता है बातें बघाड़ता हुआ। पढ़ी लिखी सवारियां होती हैं इस गाड़ी में और पढ़े लिखे बाबू ही टेटे ढीली करते हैं। घंटे पर सत्यानाश करके कुल 17 बेची तूने? ला पैसे निकाल। भुच्चे जैसा खड़ा क्या तक रहा है? 3 नंबर वाली गाड़ी की फिक्र है तुझे? बाबू भाई उसके अकबकाएपन पर क्रुद्ध होकर टर्राए। वो नेकर के खीसे से रुपए और रेजगारी निकालकर अखबारों पर रखने लगा। बाबू भाई ने हिसाब किताब करने के लिए पेंसिल और पैड निकाल लिया। इंडिया टुडे कितनी? सवाल सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं, कनपटियां गरमाने लगीं। हिम्मत नहीं हो रही बताने की कि उतरते उतरते टिकट बाबू ने कैसी फुर्ती से गट्ठर के ऊपर रखी राजीव गांधी वाली पत्रिका धाप ली थी। बोलना तो पड़ेगा ही, हिसाब होना है। 3 में से 1। उसने बोलने का साहस जुटाया लेकिन बात मुंह में घुमड़ कर रह गई। एक क्या?
उतरते समय टिकट बाबू ने एक उठा ली। और तूने उठा लेने दी? वो आंख नीचे किए अंगूठे से प्लेटफॉर्म का मैला फर्श कुरेदने लगा। पता नहीं क्या होगा, 3-4 दफे वो पिट चुका है इसी खातिर, मगर वो क्या करे। चिरौरी नहीं की, मैं मालिक नहीं नौकर हूँ, कहाँ से डांड भरूंगा। अबे वाजिद अली शाह की औलाद, डिब्बे डिब्बे टिकट बाबू मिलेंगे तुझे और तू उन सबको मुफ्त पत्रिकाएं बांटता फिरेगा। खैरात बांटने निकलता है कि? हाथ का पंजा तान क्रोधित बाबू भाई एक भद्दी सी गाली पिच्चे से उसके चेहरे पर थूक खून पीकर रह गए। इस बार तेरे हिसाब से कटेंगे, आगे बोल। उसका रुआंसा स्वर कुएं में से आता प्रतीत हुआ। डिम्पल कपाड़िया 6, नहीं 7, नहीं 6। गृहशोभा 7। चित्रलेखा? उसने इंकार में मुंडी हिला दी। मनोरमा? कुछ नहीं सूझा कि क्या जवाब दे। बालों पर धूप का चश्मा चढ़ाए हुए मेम साहब याद हुआ आईं। फिल्मी कलियां? एक नहीं, वापस हो गई थी। तो 3 इंडिया टुडे और 1 मनोरमा मिलाकर कुल गई 17, और तू हिसाब दे रहा है 13 का। बाबू भाई ने पत्रिकाएं सतर्कता पूर्वक दोबारा गिनी। हिसाब पकड़ में आ गया उनके। कितनी कौन सी दी थी इसे ध्यान न रखें तो समझ लो सब बंटाधार। ये पिद्दी सा छटंकी भी उन्हें चूना लगाने से न चूके। हिसाब लगा लिया उन्होंने, कुल हुए 157। कितने हैं तेरे पास? कारोबार चलाना कोई हंसी ठट्टा है? उसका स्वर कांपा। 100 और 40 और 3। क्या? बाबू भाई की त्योरियां फिर चढ़ बैठी। ठीक से देख अपनी दोनों जेबें। उसने नेकर की खीसों में दोबारा हाथ डालकर उन्हें खंगाला। गिर गए? बाबू भाई उबे हुए से गरजे। उसकी आंखें पनियाने लगीं। बालों पर ऐनक चढ़ाए वही मेम साहब और टिकट बाबू फिर स्मरण हुआ है। इंडिया टुडे और मनोरमा का दाम हुआ 14। बाबू भाई हिसाब जोड़ने लगे, फिर उसकी ओर मुड़े। आज उसका पत्ता साफ, अब की नहीं माफ़ करेंगे उसे बाबू भाई। पिछले तेरे 32 रुपये जमा है हिसाब में। नुकसान 14 काट के बचे 18। आज की बिक्री 15। 15 के तेरे कमीशन के हुए 3 रुपये, तो हुए 21। ले पकड़ अपने 21 और दफ़ा हो सामने से। सदाव्रत खोल रखा है मैंने, हैं? भिखमंगे पर दया करके ऐसी लात लगेगी। एक के पीछे रुपया 1.5 रुपया मुश्किल से कमीशन मिलता है। 20 पैसे तुझे दूं कॉपी पीछे, क्या कमाऊंगा? उसके आंसू टप टप बहने लगे। तू भोला नहीं है, छटा हुआ है, नंबरी। चाट चूट आया होगा रुपए। एक आध बार तेरे टिस्सुए पे पसीज क्या गया कि तू चराने लगा जब तक? वो हिचकी भर गिड़गिड़ाया। एक आध वसूली रह गई, गाड़ी छूटने को थी, छुट्टे नहीं होते हैं पास, सो छोड़ने पड़ते हैं पैसे उन पर। कुछ छुट्टे संग हो ना तो फिर ऐसी भूल आगे से नहीं होगी। ऐसी भूल आगे से नहीं होगी। क्या विश्वास तेरा कि तू पत्रिकाओं और पैसे समेत चंपत ना हो जाए किसी दिन, हैं? मेरे ही मुंह पर हाथ फेर रहा है छटाक भर का तू। भूल गया 3 दिन का उपासा पड़ा सूख रहा था यहीं प्लेटफॉर्म पर। पेट में अन्न पड़ते ही नियत गिरगिट हो गई ना। भाग, नहीं तो गिनकर 50 दूंगा। पट्टे के नीचे से घुसकर उसने पांव पकड़ लिए बाबू भाई के। एक मौका और दो, एक। बाबू भाई की टांगें जैसे अंगार छू गईं। निर्ममता से उसे परे ढकेल वे आपा छोड़ इतनी जोर से चीखे कि सामने से गुजर रहे फलों के रेडी वाले गुप्ता रुककर उनकी ओर कौतूहल से देखने लगे। उसने फुर्ती से उठकर पुनः बाबू भाई के पांव धर लिए। इतने बड़े भरे पूरे प्लेटफॉर्म पर बाबू भाई ने ही पसीज कर उसे पहला चाय का प्याला पिलाया था। अपने बुक स्टॉल के नीचे सो रहने की अनुमति दी थी। पुलिस वालों को समझा दिया था कि वे उसे दिक न करें, उनका परिचित है, उन्हीं के पास घर से भागकर आया है। भैया, मोर भैया, एक मौका और दे दो, अब की गलती नहीं होगी, न क्षमा करना, अब की गलती हुई तो क्षमा न करना। वो उनके पांव छोड़ने को राजी नहीं हुआ। जाएगा भी कहाँ, न गांव में ठौर ठिकाना, न इस शहर में। अम्मा की आंखें मुनते ही मामी आमी शंकरपुर लिवाले गई थी, मगर पूरा दिन ढोर डंगर की सानी पानी करने के बाद भी भरपेट पने थी नहीं जो आती थी उसके लिए। बाबू भाई के भन्नाए दिमाग में नफ़े नुकसान की कांटेबाजी चलने लगी। नुकसान में फिर भी कौन है वे? उन्हें क्या, उनको उनका कमीशन मिलता रहे। पत्रिका बिककर मिले या लौंडे के हिसाब से कटकर मिले, बात एक ही है। फिर 20-25 रुपये रोज से नीचे कोई दिहाड़ी करने को मिलता भी तो नहीं। 20 पैसे कमीशन पर छोकरे राजी कहाँ होते हैं काम के लिए। उठ! उन्होंने छटंकी को अपना पांव छोड़ने का संकेत किया और बगल में धरी पत्रिकाओं के ढेर में 7 गृहशोभा, 4 इंडिया टुडे, 6 स्टारडस्ट और 1 मनोरमा मिलाते हुए गट्ठर उसकी ओर दोबारा सरका दिया। अबे घोंगे सा क्या तक रहा है, देख नहीं रहा 5 बजने को है। लपक 3 नंबर पर। बम्बई जाने वाली डीलक्स छूट ना जाए कहीं, दौड़ सरपट। उसने कृतज्ञ दृष्टि से बाबू भाई की ओर देखा और फिर
फुर्ती से पत्रिकाओं का गट्ठर गोद में कौरिया प्लेटफॉर्म से कूदकर लाइनें क्रॉस कर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगा। कितना ठस्सम ठस है प्लेटफॉर्म पर, तकिया के मेले सी। पल भर किसी असावधानी का मतलब होगा पत्रिकाएं भरभरा कर सवारियों के तलुओं के नीचे। पत्रिकाओं के गट्ठर को उसने नवजात शिशु की भांति सीने से चिपका लिया। अब ठीक है, उसे चाहे जो हो जाए, पत्रिकाओं को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी नई बक्कल वाली नेकर फिर हिसाब से कट जाएगी। ये तो पक्का है, किसी सवारी के पास छुट्टा नहीं हुआ तो वो उसे पत्रिकाएं नहीं बेचेगा। देखने को भी देगा तो डटकर सामने खड़ा रहेगा। पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं। अम्मा उसे ऐसा ही पढ़ा लिखा कर बनाने का सपना देख रही थी। गाड़ी छूटने को है, बिक्री होने से रही, डिब्बे में धंसना संभव नहीं। पाखाने तक सामान का अंबार लगाए बैठी हुई हैं सवारियां। बाहर से खिड़की खिड़की घूमना ही उचित होगा। ए लड़के, फिल्मी कलियां है? किसी सवारी ने उसे आवाज़ लगाई। उस खिड़की पर से तो वो बाबूजी झांक रहे हैं, उसे पुकारते। वो फुर्ती से लपका, है ना बाबूजी? किलक कर उसने पत्रिकाओं का गट्ठर गाड़ी की दीवार से सटाया और फिल्मी कलियां तत्परता से ढेर में से खींचकर खिड़की के सीखचों के अंदर बढ़ा दी। कितने? सरसरी तौर पर पत्रिका का जायजा लेते हुए बाबूजी ने पूछा। बस 7 रुपये बाबूजी। छुट्टे हैं तुझ पे? उसका चेहरा असमंजस से घिर आया। छुट्टे दे दीजिए ना बाबूजी। छुट्टे हैं नहीं, 50 का नोट है। होते तो देता नहीं। सहसा उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने लपक कर बाबूजी के हाथ से 50 का नोट ले लिया। अभी दुकान से छुट्टा लेकर आया बाबूजी, बस 3 डिब्बे छोड़कर है बुक स्टॉल। यूं गया यूं आया। गट्ठर लिए उसके मुड़ते ही गाड़ी ने अचानक रेंगना शुरू कर दिया। बाबूजी सीखचों से चेहरा सटाए घबराए स्वर में चिल्लाए, जल्दी ला भैया। उसका दिल उसकी उभरी पसलियों को तोड़कर उछलकर बाहर जाने को है। आगे बढ़ते डिब्बों के संग हाथ हिलाती बढ़ रही भावुक भीड़ को चीरते हुए वो पीछे को बढ़ने लगा। रिजर्वेशन के चार्ट बोर्ड के निकट पहुंचकर वो चार्ट बोर्ड के पीछे दुबक गया। वहां खड़े हुए स्पष्ट देख रहा है कि फिल्मी कलियां वाले यात्री बाबूजी घबराए हुए से दरवाजे पर आ गए हैं और लटके हुए से पीछे छूट रही भीड़ में उसे उचक उचक कर खोज रहे हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म का आखिरी सिरा छोड़ रही है। उसके मन में हिसाब किताब चल रहा है। 50 में से बाबू भाई को 7 देकर बचे 43। 43 में से ठंडी गाड़ी वाले नुकसान हुए 14 कट गए तो बचे 29। वो तेजी से पलट कर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पता नहीं क्यों पत्रिकाओं का गट्ठर एकाएक बक्कल वाली नेकर में बदल गया। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी बेईमान। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर उनकी एक कहानी के साथ कल मिलूंगी। आपका समय शुभ हो।